इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक पेशेंट वेंटिलेटर पर होता है और कुछ डॉक्टर उसका इलाज कर रहे होते हैं, लेकिन उसका इलाज करते वक्त काफी प्रॉब्लम्स आ रही होती है। फिर हमें ऑपरेशन थिएटर के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक बूढ़ी औरत रो रही होती है। वो चिल्लाते हुए कहती है कि प्लीज मेरे बेटे को बचाइए, और मैं बुरी माँ होने के कारण उसकी जो लाइफ है वो काफी खराब गुजरी है, इसीलिए मैं उसे इस तरह से जाने नहीं दे सकती। और फिर से हमें ऑपरेशन थिएटर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर उस पेशेंट की हालत और भी बुरी होती जा रही होती है और आखिर में वो पेशेंट वहीं पर मारा जाता है। फिर हमें उसी बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो कि बाहर बैठकर रो रही होती है। तभी वहां पर से एक आदमी चलते हुए अंदर आता है, ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खोलकर चिल्लाते हुए कहता है कि यह सर्जरी अभी तक खत्म नहीं हुई। फिर वो अंदर आकर ग्लव्स पहनकर उसकी सर्जरी करना शुरू कर देता है और बाकी के लोगों को इंस्ट्रक्शन देने लगता है। फिर उनमें से एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से कहता है यह मरीज तो पहले से ही मर चुका है, उस पर ऑपरेशन करने का क्या मतलब है। फिर दूसरा डॉक्टर उससे कहता है कि नहीं, अब चीजें थोड़ी अलग है और मुझे लगता है कि आपने अभी तक उस डॉक्टर के बारे में नहीं सुना है। जब सर्जिकल टेक्निक की बात आती है तो वन ऑफ द बेस्ट में से एक है, उसका नाम जिन यूसोंग है और उसे हैंड ऑफ गॉड भी कहा जाता है। और इसी तरह से जिन उस पेशेंट की सर्जरी कंप्लीट करके उसकी जान बचा लेता है। फिर हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि रास्ते से अपने घर वापस जा रहा होता है और जाते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि मैं इस बार भी अपनी छुट्टी का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। फिर वो आगे कहता है कि मैंने सोचा था कि आखिरकार मैं कुछ आराम कर पाऊंगा, लेकिन मैं आज भी पूरे दिन ऑपरेटिंग रूम में फंसा हुआ था और मेरी जिंदगी कितनी इंटेंस है। और द हैंड ऑफ गॉड ये नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि वो लोग कहते हैं कि मैं मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं इस बातों से ठीक था कि लोग मुझे कैसे देखते हैं। आखिरकार मौत के कगार पर खड़े लोगों को बचाने के लिए मेरे पास जो गिफ्ट है उसका इस्तेमाल करने में मुझे खुशी मिलती है, और वही बात मुझे सर्जन बनने के लिए मोटिवेट करती है। और जब लोगों को मेरी एबिलिटी के बारे में पता चला तो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आने लगे, जिसकी वजह से मेरे पास आराम करने का बिल्कुल भी समय नहीं रहा। और सबसे ऊपर जो इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स होते हैं वो स्पेशली मुझे चुनते हैं उनकी सर्जरी करने के लिए, और मुझे एक पोर्टेबल मेडिकल इक्विपमेंट की तरह इस्तेमाल किया गया। और इसी ने मुझे एक सवाल उठाने का मौका दिया कि हैंड्स ऑफ गॉड का मतलब कुछ है या नहीं। और मेरी जिंदगी में जो कलीग्स थे वो मेरी वजह से इंटिमेटेड हो गए और उन्होंने एक एक करके हॉस्पिटल छोड़कर जाने लगे। और अब मैं प्रैक्टिकली एक आउटकास्ट हूँ, और पिछली बार कब मैंने अपने लिए कुछ समय निकाला था। इन सभी डिमांड और इंटेंस प्रेशर के बीच में अच्छा है कि मैं बहुत सारा पैसा कमा लेता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं इनमें से कुछ भी खर्च करने के लिए बहुत बिजी हूँ। लेकिन मैं अपनी उंगलियों को क्रॉस कर सकता हूँ कि मेरी जो अगली जिंदगी है वह काफी बेहतर रहेगी। जिन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी एक ट्रक काफी तेजी के साथ आकर उसे टकरा जाता है, और वो कहता है कि ऐसा कहा जाता है कि जब किसी की मौत आती है तब उसके जीवन में जो कुछ भी हुआ होता है वो उसके आंखों के सामने आ जाता है, और इसी के साथ जिन की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर हमें एक घर को दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कहता है कि आखिर वह आवाज किसकी है, रुको क्या अभी तक मैं मरा नहीं। और जब वो अपनी आंखें खोलकर अपने हाथों की तरफ देखता है तो उसके हाथ काफी छोटे हो गए होते हैं, जिसे देखने के बाद वो कहता है कि आखिर मेरे हाथों के साथ क्या हुआ। और जब वो सामने की तरफ देखता है तो उसके सामने एक कपल होता है जो कि इस बच्चे को देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं और उसे अपने गोद में उठा लेते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमारे जिन का रीइंकार्नेशन हो गया है दूसरे दुनिया में। फिर जिन अपने मन में कहता है कि जब मैं घर पर जा रहा था तब एक ट्रक से टकराने की वजह से मेरी मौत हो गई थी, तो फिर मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ और आखिर ये लोग कौन है। और हमें उस कपल को दिखाया जाता है जो कि जिन को काफी प्यार कर रहे होते हैं, और जिन अपने मन में कहता है कि आखिर मेरी बॉडी इतनी छोटी क्यों है, और अब तुम मुझे यह मत बताना कि मैं इनके बच्चे के रूप में रीइंकार्नेट हो गया हूँ। जिन ये सब सोच रहा होता है तभी उसके हाथों में चोट लग जाती है। उस चोट को जिन की माँ देख लेती है और कहती है कि तुम्हें तो चोट लग गई। ये सुनने के बाद जिन के फादर काफी पैनिक हो जाते हैं। तभी उसके मदर उससे कहती है कि तुम रुको, मैं अभी तुम्हारी चोट को ठीक कर देती हूँ। ये सुनने के बाद जिन अपने मन में कहता है कि क्या ये मुझे ट्रीट करने वाली है, क्या इस उम्र ने भी मेडिकल की प्रैक्टिस की है। अगर इस चोट पर सिर्फ मरहम लगाती है तो इसका जो निशान है वह नहीं मिटेगा। लेकिन तभी वो औरत अपनी हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उसे जो चोट लगी होती है वो ठीक करने लगती है, और देखते ही देखते जिनको जो चोट लगी होती है वो पूरी तरह से हील हो जाती है। ये देखने के बाद जिन काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये मेडिकल नहीं, ये तो मैजिक है। और जिन के हाथ पर जो चोट लगी होती है वो पूरी तरह से हील हो जाती है। जिन के हाथ की चोट ठीक करने के बाद जिन की माँ एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं इसकी चोट ठीक कर दूंगी। ये सुनने के बाद जिन के पिताजी उससे कहते हैं कि जान में जान आ गई, मुझे यह खुशी है कि तुमने अभी तक मैजिक का जो टच है उसे नहीं भूली। सुनने के बाद जिन काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या अभी उसने मैजिक का इस्तेमाल किया, इसका ये मतलब है कि मैं पूरी तरह से एक नई दुनिया में रिबॉर्न हो चुका हूँ। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन नींद
से उठ जाता है और कहता है कि मुझे याद नहीं कि पिछली बार मैं इतना कब सोया था, और इस दुनिया में मेरा रिबॉर्न हुए 3 महीने हो चुके हैं और इस दौरान मैंने कुछ चीजें भी सीखी। सबसे पहले ये दुनिया उस दुनिया से अलग डायमेंशन है जिसे मैं आया था। लोग आमतौर पर इसे एक फैंटेसी वर्ल्ड कहेंगे और यहाँ पर ह्यूमंस, मॉन्स्टर्स और अलग अलग तरह के सब स्पीशीज है, और ऐसा एनवायरनमेंट ह्यूमंस के ऊपर मॉन्स्टर्स का हमला करने की छूट देता है। इस वजह से ह्यूमंस कम उम्र से ही अपना करियर चुन लेते हैं और पूरी लाइफ को स्ट्रांग बनने के लिए डेडिकेट कर देते हैं। और एक दिलचस्प बात जो मैंने यहाँ पर खोजी है, लोगों ने अपनी जिंदगी अच्छी बनाने के लिए साइंस के बजाय मैजिक को डेवलप किया, और मैंने हर बार देखा है कि शाइन ने मेरी चोटों को ठीक किया। ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग बीमारियों और घावों के इलाज के लिए मेडिकल टेक्निक के बजाय मैजिक टेक्निक का इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करते हैं। और आखिर में मैंने ये महसूस किया है कि ये कोई ड्रीम नहीं बल्कि सच्चाई है, लेकिन किसी रीजन की वजह से जो मेरे पास्ट लाइफ की जो मेमोरी और नॉलेज थी वह गायब नहीं हुई। पर मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी अच्छी तरह से नींद ले पाऊंगा, और मेरे पिछले जन्म में मैं इतनी अच्छी तरह से नहीं ले पाता था क्योंकि मैं काम करने में काफी बिजी था, और अगर मेरा एक्सीडेंट ना हुआ होता तो मैं और वर्क के वजह से ही मारा जाता। फिर जिन खुश होते हुए कहता है कि मैं इसे एंजॉय कर सकता हूँ क्योंकि मैं पहले से ही रिबॉर्न हो चुका हूँ, और कौन जानता है कि मुझे फिर इस तरह से चिल करने का मौका कब मिलेगा। फिर हमें रात का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर जिन एक अजीब जगह पर होता है, जिसे देखकर वो कहता है कि ये कौन सी जगह है। ऐसा लगता है जैसे कोई पतला सा धागा मेरे पूरे बॉडी में से गुजर रहा है, और यह कूलिंग सेंसेशन क्या है, यह बहुत रिफ्रेशिंग है। क्या ये माना है जिसको कि पिछले बार एले और शाइन ने मेंशन किया था। फिर वो आगे कहता है कि मैं इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यह आसान नहीं है। हर बार जब मैं इसके फ्लो को डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो यह बिखर जाता है। मुझे यह ढूंढने पर फोकस करना चाहिए कि यह माना फ्लो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर खत्म होता है, और इसे ब्लड वेसल की तरह ही काम करना चाहिए। फिर मैं माना का जो पैसेज है उसे ब्लड वेसल की तरह पिक्चरिंग करूंगा। माना का एंडलेस सप्लाई मेरे बॉडी में भर रहा है और डिफरेंट चैनल से पास हो रहा है, इसे महसूस करो। फिर वो माना फ्लो को कंट्रोल करने में सक्सेस हो जाता है, और वो कहता है कि हाँ, ऐसे ज्यादा रश करने की जरूरत नहीं है। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जिन यानी कि रे, इस लाइफ में उसका नाम रे है, इसकी वजह से अब से हम इसे यही कहेंगे। हमें रे को दिखाया जाता है जो कि मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी वो उसमें सक्सेस हो जाता है और फायर मैजिक करता है। ये देखने के बाद रे काफी खुश हो जाता है और कहता है कि फाइनली मैं सक्सेस हो गया। फिर अपने मन में कहता है कि मैंने फ्री फ्लोइंग माना को कंट्रोल किया और फायर मैजिक को एक्टिवेट किया। यह 3 साल का मेरी कड़ी मेहनत का फल है। मैंने ये जाना है कि माना कैसे बहता है और सभी अलग अलग पैसेज को याद किया है जो इसे ले जा सकते हैं, लेकिन अभी भी एक किताब जो कह रही है माना को कंट्रोल करने के बारे में वह समझने के लिए काफी हार्ड है। फिर रे उस किताब को पढ़ना जारी रखता है और आगे कहता है कि मुझे माना को मेरे बॉडी के अंदर कैद करने के बाद उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन माना ऐसी चीज है जिसे कि आसपास के एरिया से अपने अंदर एब्जॉर्ब करना पड़ता है, और इसका इस्तेमाल करने के लिए इसे मुझे मेरी बॉडी में रखने की जरूरत है। इसके अलावा ऐसा करने से आप जिस माना का इस्तेमाल कर सकते हैं वह आपके बॉडी के अंदर तक लिमिटेड रहेगा और कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसे कैसे देखता हूँ, यह बहुत इनफिशिएंट है। फिर वो आगे कहता है कि क्या होगा अगर मैं इसे स्टोर करने के बजाय अपने अंदर नेचुरली फ्लो होने दो, और ऐसे ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होगा कि आसपास का जो माना है उसे हम डायरेक्टली यूज कर पाए, और इससे हमें अच्छी क्वालिटी का माना खत्म होने की चिंता भी नहीं होगी, और जो माना सर्कल से उससे भी हमें छुटकारा मिल जाएगा। और वो आगे कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि ये एक रिस्की मेथड है जिसके बारे में किसी भी किताब में मेंशन नहीं किया, लेकिन यह ट्राई करने के लायक है। इतना कहने के बाद रे उस मैजिक को ट्राई करने की कोशिश करने लगता है और वो उसमें सक्सेसफुल भी हो जाता है। ये देखने के बाद रे कहता है मैंने इस पर विश्वास नहीं किया था कि जैसे मैंने सोचा था वैसा ही ये काम करेगा, लेकिन मुझे अभी भी इसके बारे में और रिसर्च करने की जरूरत है। रे को इस तरह से पढ़ाई करता देख उसके पेरेंट्स चुपचाप उसे देख रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद रे की मदर कहती है कि ये इतनी अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहा है, आगे चलकर ये बहुत बड़ा मैजिशियन बनेगा। यह सुनने के बाद रे के पिताजी उससे कहते हैं कि नहीं, वो मैजिशियन नहीं स्वॉर्ड्समैन बनेगा। इस बात पर उन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। उनकी आवाज सुनकर रे अपने मन में कहता है कि उन दोनों को मुझे ऐसे छुप कर देखने का क्या फायदा, बल्कि वह दोनों इतना चिल्ला चिल्ला कर आपस में बातें कर रहे हैं। तभी रे की मदर थोड़ी सी उदास होते हुए कहती है कि मैं मेरे बेटे के ऊपर प्राउड फील करती हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि वह इतनी कम उम्र में ही अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर ले रहा है। यह सुनने के बाद रे के फादर कहते हैं कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। फिर रे की मदर आगे कहती है कि इस उम्र में बच्चे घर से बाहर निकल कर नए नए दोस्त बनाते हैं और उनके साथ खेलते हैं, लेकिन हमारा बेटा एक कमरे में बंद होकर किताबें पढ़ता रहता है। यह सुनने के बाद रे के फादर उससे कहते हैं कि इसकी चिंता तुम मत करो, इसके अलावा
अलावा तुम्हें उस पर गर्व होना चाहिए कि हमारा बेटा खुद के दम पर पढ़ाई कर रहा है और वो इतनी कम उम्र में मैच्योर भी है, और तुमने तो अभी उसे एक अच्छा मैजिशियन बनने की बात करी थी। ये सुनकर तो रे की मदर और भी ज्यादा उदास हो जाती है। फिर हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रे की मदर उसके कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आती है और रे को पढ़ते हुए देखकर रोने लगती है और अपने मन में कहती है कि ये फिर से पढ़ रहा है। फिर रे की मदर उसके पास जाकर उससे कहती है कि क्या तुम अपने माँ के साथ खेलना पसंद करोगे। ये सुनने के बाद रे काफी हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि यह मुझे मैजिक सिखाना चाहती है। फिर वो आगे कहता है कि अभी सही समय है खेलने के बहाने मैजिक सीखने का। यह सोचने के बाद रे चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ, मैं आपके साथ खेलना पसंद करूंगा। यह सुनने के बाद रे की मदर इमोशनल हो जाती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। फिर हमें रे को दिखाया जाता है जो कि दरवाजे के सामने खड़ा होता है और अपनी माँ से कहता है कि हम इस दरवाजे के पास क्या कर रहे हैं और मुझे यहाँ पर एक भी किताब दिख नहीं रही। यह सुनने के बाद रे की मदर उससे कहती है कि हाँ, ये सही है, आज हम घर से बाहर निकल कर खेलेंगे। यह सुनने के बाद रे काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे बाहर जाकर खेलना चाहिए, मुझे अभी जाकर और पढ़ाई करनी चाहिए। और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि ये वह नहीं है जिसके बारे में मैंने सोचा था। यह सुनने के बाद रे की मदर जल्दी से उसे हक करते हुए उससे कहती है कि तुम इतने अच्छे लड़के क्यों हो, लेकिन आज के लिए तुम्हें ब्रेक लेना सही है और तुम कभी भी बाहर नहीं गए और हम बाहर जाकर क्यों नहीं देखते कि यह दुनिया कैसी है। यह सुनने के बाद रे अपने मन में कहता है कि जब से इस दुनिया में मैं रिबॉर्न हुआ हूँ तब से मैंने कभी बाहर कदम नहीं रखा और मुझे यह भी नहीं पता कि आखिर यह दुनिया दिखती कैसी है। इतना सोचने के बाद रे बाहर जाने के लिए मान जाता है और अपने मदर से कहता है कि चलो बाहर जाकर खेलते हैं। फिर रे अपने घर से बाहर निकलकर जब सामने की तरफ देखता है तो सामने का जो नजारा होता है वो काफी अच्छा होता है, जिसे देखने के बाद रे काफी खुश हो जाता है और वहां पर एंजॉय करने लगता है। आखिर में वो एक पहाड़ की चोटी पर आकर रुक जाता है और अपनी मदर से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बाहर खेलने लाने के लिए। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। ओके बाय।